अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आज बिलाखिर एहतजाज की कॉल दी हुई थी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो लोगों को इकट्ठा किया गया था। कहा गया था जी 9 बजे सारे वहाँ पर पहुँचें और मुख्तलिफ पॉइंट्स को जो है वो अनाउंस किया गया था। उसके मुताबिक उन्होंने तकरीर की। शेख रशीद साहब ने भी लाल हवेली के बाहर जो है वो एक तकरीर की। मैं इसके ऊपर तफसील से ज़रा बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फवाद चौधरी साहब ने जनाब ये एक ट्वीट की है, ज़रा मैं पहले ज़रा उसके बारे में बात करूँगा, उसके बाद इमरान खान साहब की तकरीर के ऊपर भी आते हैं। फवाद चौधरी साहब ने लिखा, जी मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़ती तंजीमों को उन 14 सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ तहकीकात करनी चाहिए जो हुकूमत को कंसल्टेंसी दे रहे हैं। इनमें जियो टीवी के 2 मेन स्ट्रीम एंकर्स शामिल हैं। ये सहाफ़ती असूलों के ख़िलाफ़ है कि आप सरकार की नौकरी करें और ख़ुद को आज़ाद सहाफ़ी के तौर पर भी पेश करें। ये इन्होंने बात की। अच्छा, अब इन्होंने फरमाया जी 14 सहाफ़ी हैं जो कंसल्टेंसी दे रहे हैं। ये 14 सहाफ़ी कौन हैं जो इस वक्त हुकूमत को कंसल्टेंसी दे रहे हैं? किसी का नाम सामने नहीं आया। उसके बाद इन्होंने कहा जी जियो टीवी के 2 मेन स्ट्रीम एंकर्स हैं। वो 2 मेन स्ट्रीम एंकर्स कौन हैं? किसी का नाम सामने नहीं आया। तो बेसिकली मकसद क्या है? वो ही पुराना मकसद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो होता है, इल्ज़ामात लगा दो, कच्चे पक्के करके बात करो, किसी का नाम ना लो और बस मतलब ताकि गंद उछालो, सिंपल एज दैट। ये टिपिकल शहबाज गिल फार्मूला है। शहबाज गिल साहब भी अक्सर यही करते हैं। आज तो खैर उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा के ऊपर भी ज़ाती हमले किए, लेकिन ये तरीक़ाकार बेसिकली यही है। अब क्लियर कट मतलब पूछने वाली बात है, भैया आप सीधा सीधा 14 की लिस्ट निकालें ना। 14 लोग बताएं कौन कौन से हैं। आप 14 लोग बताएं ताकि उसके बाद वो भी तो कोई एक्शन ले ना, पता तो लगे आप किन 14 के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ताकि आप अगर इतना बड़ा एक क्लेम कर रहे हैं जी 14 सहाफ़ी हैं जो इस हुकूमत को कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो फिर उनके नाम सामने आने चाहिए। नाम उन्होंने नहीं लिया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि ये एक साहब हैं एजाज़ अहमद साहब, इन्होंने इनकी इस ट्वीट के नीचे कॉमेंट किया। इन्होंने कहा, और जो सहाफ़ी आप लोगों के साथ खड़े हैं उनका क्या किया जाए सर? आपका कदरदान हूं, कोशिश कीजिए कि सहाफ़त और सहाफ़ी गैर जानिबदार रहे और आप समेत हर किसी का मौक़िफ़ आवाम तक पहुंचाए जो बेहतर जज हैं। ये आप सब हमारे लिए और मुल्क के लिए अच्छा है। ये उन्होंने कमेंट किया। फवाद चौधरी साहब ने इनको दोबारा जवाब दिया। ठीक है, अब यहां से पता लगता है कि एक्चुअली इनकी पॉलिसी क्या है। ज़रा गौर से देखिएगा। हमारे साथ जो सहाफ़ी खड़े हैं वो वजीफे और पैसे लेकर नहीं खड़े, ठीक है, अपनी कन्विक्शन से खड़े हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरह तहरीक-ए-इंसाफ सहाफ़ियों की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस नहीं है। पहली बात तो ये कि शर्मिंदगी का मुकाम है उन सहाफ़ियों के लिए, मैं बिल्कुल खुल के बात कहूँगा, शर्मिंदगी का मुकाम है उन सहाफ़ियों के लिए जिनके लिए एक सियासी जमात ये कहे कि जी हमारे साथ खड़े हैं। ठीक है, क्योंकि मैं खुद बजाते खुद कभी भी नहीं चाहूँगा कि कोई सियासी जमात मुझे ये कह सके कि जी ये हमारे साथ खड़े हैं। मैं नहीं ये चाहूँगा। लेकिन फवाद चौधरी साहब के पास को भी इस बात का पता है कि चंद ऐसे सहाफ़ी हैं जो इनके साथ खड़े हैं। वो कौन है? वो मेरे ख्याल में आप खुद ही कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जिन जिनके बारे में आप ये समझते हैं। अच्छा, ये जो इनके साथ खड़े हैं वो कन्विक्शन की बुनियाद पर खड़े हैं। साढ़े नाल मतलब खड़े हो तो तुसी कन्विक्शन के नाल खड़े हो, और उनके साथ जो खड़े हैं जो कि वो भी गलत है, मैं तो समझता हूं वो भी गलत है, और जो उनके साथ खड़े हैं वो पैसे की वजह से खड़े हैं। ये इनका कमाल है। मतलब वो साडा कुत्ता कुत्ता ताड़ा कुत्ता टॉमी, ये वो वाला हिसाब है। आई एम सॉरी टू यूज दिस एग्जाम्पल, लेकिन इसके ऊपर यही सेट होती है कि आपके साथ अगर कोई सहाफ़ी खड़ा हुआ है तो वो कन्विक्शन की वजह से, क्योंकि वो जनाब बड़े दिल में दर्द रखता है आपके लिए और जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन जो उनके साथ खड़ा है वो पैसे की बुनियाद के ऊपर खड़ा है। तो फवाद चौधरी साहब, इस तरह नहीं होता। आप खुद भी एक एंकर पर्सन रह चुके हैं, इस मीडिया का हिस्सा आप भी रह चुके हैं। आपसे मैं एक बेहतर तज्ज़िये की उम्मीद रखता हूँ, और अगर आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं कि 14 सहाफ़ी इस हुकूमत को कंसिस्टेंसी दे रहे हैं तो बराए मेहरबानी उनके नाम ज़रूर लीजिएगा, ताकि हमें भी पता लगे वो कौन से 14 सहाफ़ी हैं, कौन सी ऐसी काली भेड़ें हैं जो हमारी सफ़ों के अंदर बैठ के ही इस किस्म का काम कर रही हैं। ये बताइएगा ज़रूर, हमें इंतज़ार रहेगा। तो ये तो होगी फवाद चौधरी साहब की बात। अब आ जाइए जो आज का एहतजाज था। मैं इमरान खान साहब के ऊपर बात करने से पहले ज़रा शेख रशीद साहब के ऊपर बात करना चाहूँगा। शेख रशीद साहब की जो पिछली दफ़ा की परफॉर्मेंस थी ना, वो जो 25 और 26 तारीख की थी, वो तो इंतहाई मायूस कुन थी, इंतहाई मायूस कुन।
उसके अंदर बल्कि मैंने 2-4 लोगों से सुना था कि उन्होंने ये भी कहा था कि जी वो बात ये है कि मैं कोविड वगैरह की वजह से ज़रा पब्लिक को अवॉइड कर रहा था, तो मैं इस वजह से बाहर नहीं आया। तो उस वक्त काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था शेख रशीद साहब के ऊपर कि जनाब ये 25-26 को गायब किधर हो गए थे, वो जो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई थी तो किधर गायब हो गए थे। तो इस मरतबा इन्होंने लाल हवेली के बाहर जो है वो मजमा लगाया इन्होंने। अच्छा, अब आप बदकिस्मती समझिए या कुछ भी है कि बारिश शुरू हो गई। इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर बारिश हुई है आज वहाँ पे, और शेख साहब जब एक्चुअली बाहर खिताब करने के लिए आए तो उस वक्त भी बारिश शुरू हो गई। बल्कि वो बारिश की वजह से, जाहिर बात है जब बारिश होती है तो लोग अपने आप को छुपाना चाहेंगे, शेड के नीचे आना चाहेंगे, कौन खड़ा होना चाहेगा बारिश के नीचे। तो शेख साहब भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दिए, मैं इनकी पूरी स्पीच में देख रहा था, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दिए, और बार बार लोगों को मतलब वो कह रहे थे कि कुछ नहीं होता, बारिश हो रही है, कुछ नहीं होता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन बड़ा ही अनइम्प्रेसिव क्राउड था वैसे भी। अब मैं इसको बारिश की वजह से डाल देता हूँ, मैं कोई और रीज़न नहीं कहता, मैं बारिश की वजह से कह देता हूँ। बल्कि ये छोटा सा क्लिप है, जरा देखिएगा इसके अंदर बारिश के हवाले से लोगों को क्या कह रहे हैं, सुनिएगा जरा। आज आप भी सारे इधर आ जाए बारिश में, ये जो दीवारों के साथ खड़े हैं, दुकानों के साथ सब इधर आए। तो ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी जिसमें ये बार बार ये कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं होता, मैं भी तो खड़ा हूं ना बारिश के अंदर। लेकिन ऑब्वियसली ये आपकी एक बैड लक होती है कि आप एक मजमा लगाना चाहें और उसके बाद वहां पे बारिश हो जाए। अपनी अब क्राउड चूंकि नहीं था, तो जब ये ज़हन में रखिएगा गया कि जब सियासी लीडर फ्रस्ट्रेट होता है ना और उसको नज़र आ जाता है कि क्राउड नहीं है, क्राउड मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, जाहिर बात है लोगों को एक अपने लाले पड़े में कि हर सी बारिश से अपने आप को बचाएं, तो फिर इंसान होता है फ्रस्ट्रेट, और जब वो फ्रस्ट्रेट होता है ना तो फिर उसकी ज़बान में से इलाप शलाप निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वही टिपिकल वो जो इनकी वो एक आदत है, वो बिल्लो रानी, तो बिलावल को मतलब इस तरह करके मुखातिब करना, ये वो बिल्लो रानी आ गई है, बिल्लो रानी चली गई है, वही टिपिकल गुफ्तगू। और साथ ही साथ फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं ये भी कहा कि जी मैं इस असेंबली के ऊपर लानत भेजता हूँ, इस किस्म की बातें। तो क्राउड नहीं इकट्ठा कर सके, शायद उसमें बारिश का भी रोल था, वैसे भी लास्ट टाइम भी जो है वो 25-26 को भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी, तो एक तो ये फ्रस्ट्रेशन थी। अच्छा, अब आ जाए खान साहब की स्पीच पे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि खान साहब ने 10 बजे की कॉल दी थी। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, आपको याद होगा इन्होंने जब वो एक 28 मार्च को जो इस्लामाबाद के अंदर जलसा किया था, जिसके अंदर उन्होंने वो लेटर निकाला था पहली दफ़ा कि जनाब ये देखें ये वो ख़त है, उस वक्त तक इसको ये ख़त कहते थे, बाद में इसको फिर उन्होंने मरासला कहना शुरू कर दिया था, उस वक्त तक ये ख़त ही था। तो 10 बजे इन्होंने तकरीबन स्पीच शुरू की और 10:30 बजे तक स्पीच ख़त्म हो गई, सिर्फ आधे घंटे की स्पीच थी। अच्छा, जहाँ तक क्राउड की बात है, मैं क्राउड को इस तरह देखूंगा कि नॉट वेरी इंप्रेसिव बट नॉट ऑल्सो वेरी अनइम्प्रेसिव, एक एवरेज क्राउड था, एक एवरेज क्राउड था। कोई बहुत अच्छा क्राउड नहीं था, कोई बहुत बुरा क्राउड भी नहीं था। मैं वैसे इससे बेहतर क्राउड एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मेरी नज़र में वो जो 26 तारीख को जो आवाज़ दी थी ना कि मैं 6 दिन दे रहा हूँ और 6 दिन के बाद जो है वो मैं बताऊँगा कि क्या करना है, तो ये 6 दिन अब जाके पूरे हुए थे। मौसम बहुत अच्छा था, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर बड़ा अच्छा मौसम रहा है। आज लाहौर के अंदर भी बहुत, मैं खुद लाहौर में हूँ, तो लाहौर के अंदर बहुत अच्छा मौसम था। मुझे इस्लामाबाद, पेशावर, इन जगहों से भी जो खबरें आई हैं वो ये कि बड़ा अच्छा मौसम था। आज टाइम अच्छा था, रात के वक्त रखा हुआ था, दोपहर की धूप नहीं थी, शाम की भी धूप नहीं थी, तो टाइम वॉज गुड। संडे का दिन, छुट्टी वाला दिन, तो मैं इससे बहुत बेहतर क्राउड एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन बट स्टिल चलें ठीक है, मुझे ये फील होता है, मैं ये फील कर रहा हूँ, एंड ऑब्वियसली ये बात डिबेटेबल है, हर कोई अपनी एक राय रखता है। आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसको भी देखूंगा कि लोग अब वो जो अमरीकी बयानिया, अमरीकी मरासला, अमरीकी साजिश, इस चीज़ से ना अब थक चुके हैं। अब वो ना उसके अंदर वो थकावट आना शुरू हो चुकी है इस चीज़ के अंदर। और दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब ने रिसेंटली अपने आप को इतना ज़्यादा ओवर एक्सपोजर दे दिया है। ओवर एक्सपोजर से क्या मुराद होती है? ओवर एक्सपोजर से मुराद होती है दे धड़ाधड़ इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़, दे धड़ाधड़ तकरीरें, जलसे, बार बार टीवी के ऊपर आना। सो पीपल, और मैं पिछले भी जलसों के अंदर मैं आपसे बात कर रहा था कि ही डजंट हैव एनीथिंग न्यू टू ऐड। अब कुछ भी नया नहीं है, वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। अब तो यकीन करें कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी चाहने वालों से जब मैं मिलता हूं ना, तो वो मैं उनसे भी पूछता हूं, मैंने कहा यार ये खान साहब तकरीर करने लगे हैं, क्या कहेंगे? तो वो आपको पॉइंट बता देते हैं।
वो खुद आपको पॉइंट बता, मतलब वो क्या बात, वो कहेंगे कि जनाब ये मेरे खिलाफ अमेरिकी साजिश हुई है, डोनाल्ड लू का जिक्र होगा, वो कहेंगे कि ये इकॉनमी नहीं चला सकते थे तो आए क्यों, और हमारे ज़माने के अंदर जो है वो ग्रोथ रेट ये था, और हमारे यहाँ तो इकॉनमी बहुत बेहतर जा रही थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतनी थी, ज़रात की ग्रोथ इतनी थी। मैंने न्यूट्रल्स को कहा कि आप ये देखें हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, मैंने शौकत तरीन को भेजा न्यूट्रल्स के पास, और साथ ही साथ उसके बाद मतलब हमें जब इकॉनमी मिली बड़ी ख़राब थी, हमने उसको बैठ के ठीक किया। अब ये लोग ना अहल आ गए, ये तो बड़े तजुर्बाकार थे, तो इनको संभाल लेना चाहिए था। जनाब ये पूरा लुबे लुबाब है। ये जो मैंने अभी आपको पिछले 30 सेकंड में जो कुछ चीज़ें कही है ना, ये सारी बातों का लुबे लुबाब है। अब अगर आपको मेरी बात का यकीन ना आए तो मैं जल्दी से आज की जो तकरीर है मैं उसको गो थ्रू कर लेता हूँ जल्दी, और आप देखिएगा कि एग्जैक्टली यही बातें हैं, ठीक है। उन्होंने कहा जनाब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि जी इन्होंने बारूदी सुरंगें फिट की हैं, लेकिन इन्होंने आके पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतें बढ़ा दी, किसान तबके पर बड़ा असर पड़ेगा, महंगाई का जो है वो बम फटेगा। हम 2.5 साल से IMF के प्रोग्राम में थे, ये 2 महीने में थे, क्या हमने IMF का प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया? हमने 10 रुपए पेट्रोल की और डीजल की कीमत कम की, इधर उधर से पैसे इकट्ठे किए, और हमने 200 अरब रुपए जो है वो सब्सिडी में दिए। अच्छा, अब जारी बात है यहाँ पे आपको ये बात नहीं बता रहे कि नहीं जनाब सब्सिडी के लिए ऐसे कोई पैसे नहीं थे, ठीक है। आपके पास कैबिनेट का किसी किस्म का कोई अप्रूवल नहीं था, कोई ऐसे पैसे जो है वो साइड पे एलोकेट नहीं किए गए थे। ही कीप्स ऑन रिपीटिंग दिस लाई अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि नहीं जी हमने तो दे दिए थे, क्योंकि इनको ऑलरेडी तब तक पता लग चुका हुआ था कि अब न्यूट्रल यानी कि फ़ौज इनके साथ नहीं है और इनकी हुकूमत जाने वाली है, और जिसकी वजह से इन्होंने अपनी तरफ से ये सियासी चाल चली। नहीं बताएंगे। उसके बाद आगे इन्होंने कहा कि जी आलमी महंगाई की लोग बात करते हैं, तो आलमी महंगाई जो है वो हमारे दौर में भी थी, और ये लोग 20 अरब डॉलर का जो है ये खसारा छोड़ कर गए। हमने आके खसारा ख़त्म किया, 5.6% की हमने ग्रोथ दी। ये इनकी बात सही है, वैसे इनकी बात इमरान खान साहब की गलत नहीं है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि वाकई इन्होंने 5.6% की ग्रोथ दी, लेकिन वो 5.6% की ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान को कितनी महंगी पड़ी है ये भी सवाल करने वाली बात है। आपके यहाँ पे महंगाई कितनी हुई है ये भी सवाल करने वाली बात है। आपका 8% का टारगेट था, आप 13% के ऊपर छोड़ के गए, ये भी बताने की ज़रूरत है। आपकी ये 5.6% की ग्रोथ में इम्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा रोल अदा हुआ है, ये भी बताने वाली बात है, ये बातें नहीं बताएंगे आपको। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि जी हमने कोरोना को बड़ा ज़बरदस्त डील किया, फैटफ के अंदर हमने फ़ौज के साथ मिलकर बड़ा ज़बरदस्त काम किया। अब मूडी की रेटिंग जो है वो भी कम हो गई हैं, और अब हमें इसकी वजह से कर्जे नहीं मिलेंगे। वापडा को जो है वो जिस तरह कर्जे मिलने चाहिए थे वो कर्जे नहीं मिलेंगे। वापडा के चेयरमैन भी तो चेंज हो गए ना, वो जो जनरल मुजम्मिल साहब थे, समझा करें, जिनको अभी रिसेंटली जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है वो किसके करीब हैं, ये बेसिकली वापडा इसलिए इसकी बात कर रहे हैं। और हमने जो 10 डैम बनाए हैं वो हमारे दौर में शुरू किए गए थे, उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। 10 डैम ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने बनाए थे, हमने शुरू किए थे। ज़रात जो है वो 4.4% से आगे बढ़ रही थी। हुआ क्या, मैं अब आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। साजिश हुई मीर जाफ़र और मीर सादिक। अब ये बेसिकली मीर जाफ़र और मीर सादिक आप अच्छी तरह जानते हैं किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने जाके न्यूट्रल्स को समझाया। अच्छा, अब ये जो अब एक चीज़ जो मैंने चीज़ देखी है ना, जो चेंज एक रिसेंटली आया है, आप नोट कीजिएगा, जब इनको हटाया गया था ना तो ये बार बार सिर्फ इतनी बात करते थे कि आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। न्यूट्रल तो जानवर होता है, जानवर को नहीं पता होता कि उसने क्या करना है, लेकिन इंसान को तो पता होता है। अब जाके ये डायरेक्टली फौज को न्यूट्रल्स कहना शुरू हो गए कि जी मैं न्यूट्रल्स के पास गया तो मैं न्यूट्रल्स के पास गया। सो नाउ अगर आप इनके माजी के और अब के उस खिताब को आपस में कनेक्ट करें तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये बेसिकली फौज को कह रहे थे कि जी आप जो है वो जानवरों की तरह एक्ट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट ही मेंट कि जी आप जो है वो जानवर बनने की कोशिश कर रहे हैं न्यूट्रल रह के, तो आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, सिंपल इज दैट। उसके बाद इन्होंने आगे जाके कहा कि जी मैंने उनको जाके समझाया कि अगर ये सब कुछ हमें गिरा दिया गया तो ये संभाला नहीं जाएगा। ये वो टाइम था कि ये साजिश जो है इनको नाकाम बनानी चाहिए थी। मतलब ये फौज से गिला हो रहा है कि जी आपको इस साजिश को नाकाम बनाना चाहिए था। और ये जो आए हैं इनका मकसद महंगाई को कम करना नहीं है। नैब ने पिछले 18 साल में 280 अरब रुपए इकट्ठा किया था, हमारे दौर में उसने 480 अरब रुपए जो है वो हमारे दौर में इकट्ठे किए। फिर उन्होंने दोबारा कहा जी खुरम दस्तगीर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि खुरम दस्तगीर ने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बात की है और उन्होंने असल बात बताई है कि अगर हमारी हुकूमत रह जाती तो फिर खुरम दस्तगीर साहब ने कहा था कि जी 2 वजूहत थी। एक तो ये कि नवंबर के एंड में वो जो आर्मी चीफ की रिटायरमेंट हुई है, मैं आपको खोल के बता रहा हूँ, उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में बात की थी कि जी नवंबर के एंड में वो जो बेसिकली रिटायरमेंट हो रही है उसके बाद जो अगली तैनाती हो रही है वो ये करना चाह रहे थे।
और दूसरा इनको ये लग रहा था कि अगर इमरान खान साहब ने इसी तरह नई तैनाती कर दी तो सारे के सारे लगे जाएंगे, सबको अंदर कर दिया जाएगा फैशिस्ट तरीके से। अच्छा, ये बात नहीं ये बोलते इमरान खान साहब, ये बात नहीं बोलते कि खुर्रम दस्तगीर ने एक्चुअली ये कहा था कि आपकी जो आदत थी कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन को उठा के जेलों में डाल दो, आपका मकसद ये था। ये नहीं बताते इसके अंदर। ये कहते हैं बस वो मैं जो कह रहा था ना कि ये NRO लेने के लिए आए हैं, ये इसको इस तरह घुमा देते हैं इस बात को। सियासतदान का काम ही होता है घुमाना। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा कि जी हम श्रीलंका बनने की तरफ जा रहे हैं और अब ये लोग अमेरिका के पैर पड़ जाएंगे। और मैं शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल को एक बताना चाहता हूँ कि अमेरिकन की फ़िलासफ़ी है कि देयर आर नो फ्री लंचेस, और अब इनको जो है वो अपनी सॉवरेनिटी की जो है वो कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर ये लोग इस मुल्क में मुसलत रहे तो इदारे तबाह हो जाएंगे। हमारे ऊपर इन्होंने ब्लास्फेमी के केस किए जो कि सरकार जो है वो कभी किसी पे नहीं करती। मेरे ऊपर जो है 8 FIR जो हैं वो काटी गई हैं। नोएम चॉम्स्की का उन्होंने कहा कि जी उन्होंने शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है और ये कहा है कि जी यहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है पिछले 2 महीने में। ये खबर बिल्कुल ठीक है, चॉम्स्की ने वाकई ये ख़त लिखा है और शहबाज शरीफ साहब को वाकई इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। इमरान खान साहब ये बात सही कह रहे हैं। आगे चल के उन्होंने कहा कि जी आने वाले ज़िमनी इलेक्शंस को जो है ये लोग रिग करने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि उसमें धांधली करने की तैयारी कर रहे हैं। इसका फ़िलहाल किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है, सबूत सामने आएंगे तो फिर इसमें मज़ीद बात हो सकती है। अच्छा, सहाफ़ियों पे और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो FIRs का खौफ तारी किया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि हाँ हमने जदोजहद करनी है और मैं आपको कॉल दूंगा। आखिर में उन्होंने कहा कि जी मैं आपको कॉल दूंगा, पुरअमन एहतजाज करेंगे, हमें इलेक्शन नहीं, हमें साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए वरना इस मुल्क में इंतशार फैलेगा। सो बेसिकली एंड ऑफ द डे कहानी ये है कि जनाब इंतज़ार फरमाइए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। असल कहानी बस ये लुब्बे लुबाब, बाकी सारी वही चीज़ें मैंने आपको कहा था ना, बाकी सारी चीज़ें रेपिटेटिव हैं, पुरानी तकरीरों में से उठा के इसको मिक्स करके कर लें। लुब्बे लुबाब खान साहब का ये है। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।